नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का क्या उपयोग है, ये तो आप जान चुके हैं। और संख्याओं में कुछ खास बातें होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। संख्याओं में सम और विषम संख्याएं होती हैं, है ना। सम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। फिर हमने विषम संख्याओं की बात की थी, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और एक प्रकार की और संख्याओं की बात हुई थी, वो थी अभाज्य संख्याएं, है ना। तो संख्याओं में कई अलग अलग गुण होते हैं। उन्हीं गुणों के आधार पर इनके नाम भी रखे जाते हैं। और इस संख्याओं के इन गुणों के बारे में जितना हम सोचते हैं, उतना हमको नई नई बातें पता चलती हैं, और ये बहुत मज़ेदार काम है। तो आज हम संख्याओं के एक और गुण के बारे में बात करने वाले हैं, और ये गुण है उनका पूर्ण वर्ग होना। अब इस पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। देखिए, अगर हम हर लाइन में 3-3 गोले बनाएं और ऐसी 3 लाइनें बनाएं, है ना। हर लाइन में 3 गोले और लाइन कितनी, 3। तो यहाँ पर कितने गोले बने हैं आप गिन के बता सकते हैं, है ना। पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में भी 3, इस लाइन में 3 गोले बने हैं, इस लाइन में 3 गोले बने हैं, और इस लाइन में भी 3 गोले बने हैं। तो गोलों की कुल संख्या कितनी होगी, 9। अब ऐसे ही अगर हम हर लाइन में 4-4 गोले बनाएं और उतनी ही संख्या में लाइनें बनाएं, यानी 4 लाइनें बनाएं, तो इस तरह से जमाने पर, इस तरीके से जमाने पर कितने गोले बनेंगे आप सोच सकते हैं, गिन भी सकते हैं। कितने गोले बने, 16, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4 गोले हर लाइन में थे, है ना। हर लाइन में 4 गोले थे यहाँ पर। अब देखिए, ऐसा लिखने पर ये 416 दिख रहा है, तो ये 416 नहीं है। हर लाइन में 4 गोले बनाने पर 16 गोले बनते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हर लाइन में 5-5 गोले बनाए जाएं तो तब क्या होगा, कितने गोले बनेंगे। 6-6 गोले बनाए जाएं तो ये तो आप करके देख सकते हैं। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, उसमें बात थोड़ी सी खास है। ये जो 9 है, ये कैसे आ रहा है, एक तो जोड़कर आ रहा है। 3 को कितनी बार जोड़ा, 3 बार। यहाँ पर 4 को कितनी बार जोड़ा, 4 बार। तो इसको हम गुणा के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ये तो आपको मालूम है। तो ऐसे ही अगर हम हर लाइन में 5-5 गोले बनाएं तो क्या होगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम हर लाइन में 5-5 गोले बनाएं और ऐसे 5 लाइनें बनाएं, तो फिर वहाँ पर बनने वाले गोलों की संख्या
25 होगी। 6 गोले बनाए तो इस तरीके से हम बिना गोले बनाए ये बता सकते हैं कि हर लाइन में उतने गोले बनाने पर और उतनी ही लाइनें बनाने पर कितने गोले बनेंगे, है ना। अभी हमने 2-2 गोलों की बात नहीं की। 2-2 गोले बनाने पर क्या होगा, हर लाइन में 2 गोले और ऐसी 2 लाइनें, तो 4 गोले बनेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ संख्याएं मिली हैं। अब इन संख्याओं को एक बार हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला था, 16, और फिर 5-5 गोलों की लाइन बनाने पर क्या हुआ था, ये तो हमने बनाया नहीं था, लेकिन बिना बनाए हमने इसका पता लगा लिया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम हर संख्या को, गोलों की संख्या अपने मन से लेकर हर बार हम ऐसे नहीं जमा सकते जैसा हमने यहाँ जमाया है। अगर हम 11 गोले लें या 12 गोले लें तो हम इनको इस तरह से नहीं जमा सकते कि जमा सकते हैं। आप सोचकर बताइए, नहीं जमा सकते। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर मिलती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 गुणित 2 करने पर 4 मिलता है, 3 गुणित 3 करने पर 9 मिलता है, 4 गुणित 4 करने पर 16 मिलता है। ऐसी लिस्ट हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक बना सकते हैं, है ना। लेकिन अगर संख्याएं बहुत बड़ी होंगी तब तो ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। अगर हम बिना गोले बनाए ये बताना चाहें कि किस संख्या के गोलों को हम आड़ी और खड़ी लाइनों में जमा सकते हैं, तो ये हम हमेशा आसानी से नहीं बता सकते, है ना। तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसे आपको भी करना है ना। और इसका उपयोग क्या है वो भी खैर आएगा, आगे आएगी वो बात भी। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अगर हम 2-2 गोले हर लाइन में बनाएं और ऐसी 2 लाइनें बनाएं तो 4 गोले बनेंगे। 3-3 गोले हर लाइन में बनाएं और ऐसी 3 लाइनें बनाएं तो 9 गोले बनेंगे। 4-4 गोले हर लाइन में बनाएं और ऐसी 4 लाइनें बनाएं तो 16 गोले बनेंगे, और इसी तरह आगे। अब आपको एक बात याद होगी जो हम पहले कर चुके हैं कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, जैसा यहाँ हो रहा है, तो इस बात को हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं, है ना। घातांक के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बात लिखी हुई है पहली लाइन में, ये 2 की घात 2 है, 2 का गुणा 2 बार हो रहा है। ये अगली लाइन में जो लिखी हुई है वो बात ऐसे लिखी जा सकती है, इसके बाद इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, और ऐसे ही हम इन सब को लिख सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं जो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर मिल रही हैं,
इन्हें ही हम गणित की भाषा में पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं, है ना। ये कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब एक बार फिर से हम इस लिस्ट को देखते हैं जिसमें हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, 2 का 2 बार गुणा करने पर 4 आता है, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का 2 बार गुणा करने पर 9 आता है, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का 2 बार गुणा करने पर 16 आता है, तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यहां पर देखिए आप, 4 के बाद 5, 6, 7 और 8 ये सब यहां पर नहीं है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब यहां पर नहीं है, है ना। 16 के बाद फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सब यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब कि सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, है ना। सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, है ना। तो हमको कई बार ये बात पता लगाने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, इस बात का पता लगाने के 2 तरीके हैं। उन 2 तरीकों में से पहला तरीका तो ऐसा है जो कुछ संख्याओं में काम आता है और कुछ में नहीं आता। लेकिन दूसरा जो तरीका है, खैर पहले हम पहले ही तरीके की बात करते हैं, दूसरे तरीके की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं छूटी हुई हैं। 1 से हम शुरू कर लेते हैं। तो 1 गुणित 1 बराबर कितना होगा? 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का वर्ग बराबर 1 गुणित 1। हाँ, ये बात तो मैंने शायद आपको नहीं बताई कि इसको हम 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग ऐसे भी पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 गुणित 8, तो इस 8 गुणित 8 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 8 की घात 2। और इस बात को हम 8 की घात 2 भी पढ़ सकते हैं और 8 का वर्ग ऐसा भी कह सकते हैं। तो 8 का वर्ग बराबर 64 या 8 की घात 2 बराबर 64, दोनों बातें सही हैं। लेकिन अब हम वर्ग संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम इसे 8 का वर्ग बराबर 64 ऐसा ही कहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात आ रही है कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, हमने 1 से लेकर 10 तक का वर्ग निकाला है ना। और जो संख्याएं मिली हैं उन पर हम ध्यान देते हैं, जरा उनको ध्यान से देखते हैं। इस संख्या में इकाई के स्थान पर 1 है। अब आप देखिए कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनमें किसी संख्या की इकाई में 2 है क्या? है? नहीं है। तो पहला अंक ऐसा हमको मिल गया जो इन संख्याओं की, पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई में नहीं आता। कौन सा अंक है वो? वो है 2। तो 2 इकाई में नहीं आया। अब ढूंढिए कि इकाई में कहीं 3 है क्या? नहीं है।
तो एक और संख्या हमको मिल गई 3। अब देखिए 4 इकाई में आता है, हाँ ये तो तुरंत मिल गया। 4 यहाँ पर भी है इकाई में और यहाँ पर भी है, तो 4 यहाँ हम नहीं लिखेंगे। 5 इकाई के स्थान पर 5 कहीं आया है? आया है। 6 आया है, 2 जगह आया है 6 तो। 7 नहीं आया। 8 नहीं आया। 9 आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। और 0 वो भी आया है। तो एक नियम तो ये है कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, एक बात हमको ये पता चल रही है कि अगर इकाई में 2, 3, 7 या 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इस तरह से अब हम कुछ संख्याओं को तो देखकर ही बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 27 पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम तुरंत इस आधार पर, इस चीज के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि इकाई में 27 की इकाई में क्या है? 7। तो 7 इकाई के स्थान पर यदि 7 आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो 27 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा कि 36 तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मैं कहता हूं कि 46 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? इकाई में 6 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है ना, क्योंकि इकाई में 6 वाली बात तो यहां पर नहीं है। इकाई में 6 वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन यहां देखिए 36 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिलती है 49। तो इसका मतलब कि 46 पूर्ण वर्ग नहीं है, 27 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब 46 के बाद अगर हम और आगे बढ़ें और यहां देखें 56, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? है। देखिए 49 के बाद सीधे अगली पूर्ण वर्ग संख्या है 64। तो ये 56 भी पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो इकाई में 6 वाली केवल एक ही संख्या अभी तक हमको मिली है 36। इसके पहले 26 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके पहले 16 पूर्ण वर्ग था। तो इकाई में 6 होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो केवल इकाई का अंक देखकर हम हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं बता सकते। तो फिर कैसे बताएं? उसके लिए दूसरा तरीका उपयोग में लाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि इकाई का अंक देखकर हम बता सकते हैं कि अगर इकाई में 2, 3, 7 या 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर 1 है तो होगी? नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इकाई में अगर 4 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो ये तरीका कुछ संख्याओं में तो काम करता है, लेकिन ये तरीका हमेशा काम नहीं करेगा। हर संख्या के लिए हम सिर्फ ये 4 अंकों वाली संख्या ही हमको थोड़ी मिलेगी कि इकाई में 2, 3, 7 या 8 ही होगा। अगर है तो हम उनको तो तुरंत बता देंगे
कि इकाई में 2 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इकाई में 3 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ऐसे ही इकाई में 7 है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, इकाई में 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। लेकिन अब जैसे हम एक संख्या देखते हैं 81, 81 पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब इसका एक तरीका तो ये होगा कि हम ऐसे पूरी संख्याओं का गुणा करते चले जाएं और तब हमको यहाँ पर आकर 9 गुणित 9 बराबर 81 पर आकर हमको ये पता चले कि 81 पूर्ण वर्ग है। तो ऐसा 81 के लिए तो आप कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, लेकिन संख्या और बड़ी होगी तब तो ये तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड याद है ना आपको, संख्या को इनसे भाग दिया जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, फिर इसके बाद 13, फिर 17, फिर 19 और फिर ऐसे ही आगे चलता रहता है काम, है ना। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ये जितनी लिखी हैं, और इनसे आगे भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो गुणनखंड हमको निकालना है। 2 से तो 81 में भाग जाएगा नहीं, तो 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, घटाने पर बचा 2, उतारे 1, बना 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग दीजिए। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 27 आएगा। फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आएगा, और फिर 3 से भाग दीजिए तो 1 बार भाग जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 81 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है। अब समान गुणनखंडों का जोड़ा बनाइए। जोड़ा मतलब 2, एक जोड़ी जूता 2 जूते होंगे, एक जोड़ी बैल 2 बैल होंगे। तो यहाँ पर 3 की एक जोड़ी बनी और 3 की ही एक और जोड़ी बनी। और कोई गुणनखंड बचा क्या? नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि 81 पूर्ण वर्ग है। 81 पूर्ण वर्ग है ना। ऐसे हम बता सकते हैं इस तरीके से। अब ऐसे तो हम कोई भी संख्या लेकर उसको बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। आइए एक संख्या और देखते हैं। हमको पता लगाना है कि 243 पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है। 2 से भाग जाएगा क्या? गुणनखंड करना पड़ेगा। वैसे 243 गड़बड़ है, इसकी तो इकाई में 3 है, तो इसको तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, है ना। तो अब हम कोई और संख्या लेंगे। 243 को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना। इकाई में 3 है तो ये तो पहले ही पता चल गया कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब हम कौन सी संख्या लें? अब हम लेते हैं, चलिए कौन सी संख्या लें? कौन सी संख्या लें बताइए। यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ 164। थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 243 ऐसे तो छोटी है। 164 का हमें पता लगाना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। 164 की इकाई में 4 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अब हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग दिया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब तो इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 41 खुद अभाज्य संख्या है। तो 41 एकम 41,
अब हम इसको लिख लेते हैं। कैसे? जैसा अभी हमने लिखा था 81 के लिए लिखा था ना, 164 बराबर 2 गुणित 2 और गुणित 41। अब जोड़े बनाइए समान गुणनखंडों के। 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन ये बच गया, है ना। तो जोड़े बनाने पर 41 बच गया, इसलिए 164 पूर्ण वर्ग नहीं है ना। 164 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, नहीं है, क्योंकि गुणनखंडों के जोड़े बनाने पर एक गुणनखंड बच रहा है ना। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग की बात तो आपको आगे पता चलेगी, है ना। अभी तो आप ये सीखिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा? पहले तो हमने ये देखा कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का मतलब क्या होता है, और वहां पर हमको ये पता चला कि ऐसी संख्याएं जो उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर मिलती है, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और पूर्ण वर्ग संख्याएं हमने ये सब देखी, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं को लिखने का एक तरीका हमने देखा। वो क्या देखा? उसमें क्या देखा? उसमें ये देखा कि 2 की घात 2, इसी को हम पढ़ते हैं 2 का वर्ग। 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 16। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी बात हमने ये देखी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं उनमें इकाई के स्थान पर ये चारों अंक नहीं आ सकते। और चौथी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी, वो ये कि कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है ना। यहाँ हमने 81 का पता लगाया, पता चला कि ये पूर्ण वर्ग है, और फिर हमने 164 का पता लगाया कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इतनी बातें आज हमने की। अब इन बातों के अनुसार आपको कुछ अभ्यास करना है। बहुत आसान अभ्यास है। जो बात हमने की है उसी के अनुसार आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंडों में समान एक जैसे गुणनखंडों का जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनाने के बाद अगर कोई गुणनखंड नहीं बचा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और अगर कोई गुणनखंड बच गया जिसकी जोड़ी नहीं बनी तो फिर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है। तो संख्याओं के ऐसे ही एक और गुण के बारे में बात हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप इन अभ्यासों को कीजिए और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।